हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों एक हमारा प्यारा सा आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल है, जो है ऑन द एज। जो लिखा गया है ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है उसके ऊपर लिखा हुआ एक आर्टिकल है। ये बड़ा ही प्यारा सा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले आपको जो आज के आर्टिकल में बुकैब को जो यूज हुई है उस बुकैब को या कुछ डिफिकल्ट वर्ड या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जो वर्ड होते हैं उनको पहले कराते हैं यहाँ पर, उसके बाद अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर ये भी आप देखो साथ ही साथ किस तरह से हम इंग्लिश को पब्लिश करते हैं, किस तरह से उसका मीन्स निकालते हैं, किस तरह से उसको पढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर एक नई चीज़ मिलती है जो आपके अंदर कुछ नया रिवॉल्यूशन लेकर आएगी। तो जैसे सबसे पहले पहला वर्ड है हमारा रेन इन। देखो आपको पता है रेन इन का मतलब क्या होता है। एक ये फ्रेज होती है, क्या होती है, ये फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी पर आप शिकंजा कस रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, लगाम लगाना। किसी पर आपने लगाम लगा दी या किसी को कंट्रोल कर लिया। CONTROL, कंट्रोल करना, कर्व करना, ये सब इसके क्या होते हैं, रेन इन के सिनोनियम्स होते हैं। कर्व, कंट्रोल। एक होता है देखो रेस्ट्रेन, रोकना किसी को, RESTRAIN। रेस्ट्रेन का मतलब भी होता है किसी को रोकना। और क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब होता है शिकंजा कस रहे हैं आप पे या क्लैंप डाउन कर रहे हैं किसी को, हमने कैसे रोक लिया है, शिकंजा कस के। देखो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। जैसे कोई चीज़ ब्रेक हो गई यानी टूट गई, तो जब कोई अचानक से कोई मिस हैपनिंग यानी कोई बुरी चीज़ हैपनिंग हो जाती है उसको कहते हैं ब्रेकआउट। किसी जैसे किसी वॉर का अचानक से शुरू हो जाना या पेंडेमिक का शुरू हो जाना या कहीं से कुछ गलत चीज़ का अचानक से शुरू हो जाना उसको कहते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है इरप्ट होना, ERUPT, इरप्ट होते हैं। और एक हमारा वर्ड होता है इसका सेट इन या फ्लेयर अप, किसी को भड़का दिया, सेट इन होता है। एक होता है फ्लेयर, FLARE, सॉरी, F सॉरी FLARE, फ्लेयर अप। ठीक। देखो ब्रीच, ब्रीच जो वर्ड है ये नाउन और वर्ब की तरह से दोनों ही तरह से यूज हो जाता है। ब्रीच जब यहाँ पर वर्ब की तरह से यूज होगा तो इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, वॉयलेट करना, इन्फ्रिंज या ट्रांसग्रेस करना। किसी चीज का उल्लंघन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रीच। वर्ब है यहाँ पर वॉयलेट, BI, वॉयलेशन होता है नाउन, VIOLAT, वॉयलेट होता है। एक आपने सुना होगा ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस कर दिया, किसी का उल्लंघन कर दिया, उसको भी क्या कहते हैं, हम ब्रीच कहते हैं। एक होता है इनफ्रिंज, INFRINGE, इनफ्रिंज का मतलब भी होता है किसी का उल्लंघन करना। ब्रेक होता है एक, किसी चीज़ का आपने ब्रेक कर दिया, किसी का रूल तोड़ दिया, किसी का उल्लंघन कर दिया, उसको भी हम क्या कह देते हैं, ब्रीच कह देते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिटेलिएशन। देखो रिटेलिएशन होता है बदला, और रिटेलिएशन क्या है, नाउन है हमारा, और जिसका सिनोनियम हो जाएगा रिवेंज। रिवेंज माने भी क्या होता है, बदला होता है, रिवेंज कहते हैं। या फिर पे बैक कर दिया आपने या रिट्रीब्यूशन कर दिया, उसको भी क्या कहते हैं हम, बदला, पे बैक। एक होता है रिट्रीब्यूशन, इसका प्यारा से सिनोनियम RETRIBUTION, रिट्रीब्यूशन। देखो एक वर्ड है शूट डाउन। शूट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को मार गिरा देना। शूट डाउन एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। शूट डाउन का मतलब होता है किसी को डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना या मार गिराना। डिस्ट्रॉय, इंटरसेप्ट, ब्रिंग डाउन। डिस्ट्रॉय होता है INTER, इंटरसेप्ट करना, किसी को मार गिरा देना, या ब्रिंग डाउन करना। ये सारे इसके क्या होते हैं, सिनोनियम्स होती है। एक टेक डाउन और आपने सुना होगा, टेक डाउन भी इसका सिनोनियम होता है। टेक डाउन करना, किसी को मार गिरा देना, टेक डाउन। अगला वर्ड है हमारा पुल ऑफ।
देखो पुल ऑफ, पुल माने होता है खींचना, ऑफ माने दूर। तो किसी को खींच के दूर कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है, आपने उसको बड़े अच्छे से किसी काम को कर दिया, उसको कहते हैं पुल ऑफ। पुल ऑफ भी क्या होता है हमारा फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है आपने किसी चीज को अचीव कर लिया या अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया। सही, भी अचीव या एग्जीक्यूट, EXECUT। और अकम्प्लिश करना, PLISH, अकम्प्लिश, किसी काम को आपने बड़े अच्छे से पूरा कर दिया या कैरी आउट कर दिया, किसी चीज को क्या कर दिया आपने, अंजाम दे दिया, कैरी आउट कर दिया, अच्छे से उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, उसको कहते हैं कैरी आउट। देखो सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड एक एडवांस वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही पढ़ा लिखा या फिर वेल नोन पर्सन होता है, उसको कहते हैं रिफाइंड, एडवांस, उसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है वो बड़ी, उसको कहेंगे ये बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी है या बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको कहती है, जैसे सभ्य व्यक्ति है, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा ही रिफाइंड पर्सन है। या फिर आपने देखा हुआ जो रूलर होते गांव का जो लोग होता है उसको क्या कहते हैं, रस्टिक, यानी गंवार है ये। तो ये रस्टिक का क्या है, एंटोनियम है, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड का एंटोनियम हो जाएगा रस्टिक। तो ये सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब होता है बड़ा ही कोई रिफाइंड पर्सन है, REFINED, रिफाइंड। या फिर एडवांस्ड, ADVANCED। एक वर्ड होता है न्यूएंस्ड, NUANCED, इसको भी क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड। और किसी ने किसी चीज पर डॉक्टरी कर लिया तो उसको कहते हैं हम सोफिस्टिकेटेड है, डॉक्टर्ड अप। डॉक्टर्ड अप भी इसका सिनोनियम लग जाएगा, DOCTORED, डॉक्टर्ड अप, क्योंकि ये एडजेक्टिव है हमारा। देखो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब आप जानते हो, हॉस्टाइल क्या होता है हमारा, बड़ा ही आक्रामक, एडजेक्टिव होता है। बेलिजरेंट कोई पर्सन होता है, लड़ाकू, आक्रामक, उसको कहते हैं हॉस्टाइल, BELLIGERENT, बेलिजरेंट है। या एडवर्स है, ADVERSE, कोई आपके प्रतिकूल है, उसको भी क्या कहते हैं हम, हॉस्टाइल। एडवर्स, बेलिजरेंट। या आपके कैसा है, अनफ्रेंडली है, UNFRIENDLY, उसको क्या कहते हैं हम, होस्टाइल कहते हैं। अगला हमारा वर्ड है अनचेक्ड। देखो अनचेक्ड, अनचेक्ड क्या होती है, कोई चीज जिसको हमने चेक कर लिया। देखो यहाँ पर जो पहला वर्ड बताया था मैंने, रेन इन, रेन इन का मतलब होता है किसी को हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, चेक कर दिया, चेक, इसका सिनोनियम लग जाएगा। और अनचेक्ड क्या होता है, जो कोई अनकंट्रोल है, जिसको हम अपने नियंत्रण से बाहर है हमारे से, उसको कहते हैं अनचेक्ड। एक तरह से अनब्रिडल्ड है, बेलगाम है, या फिर अनकंट्रोलेबल है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अनकंट्रोलेबल, CONTROLLABLE, अनकंट्रोलेबल है। और देखो ब्रिडल माने होता है लगाम, जो अनब्रिडल्ड हो गया तो बेलगाम हो गया, UNBRIDLED, अनब्रिडल्ड हो गया। और रैम्पेंट, आपने एक सुना होगा, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, RAMPANT। रैम्पेंट का मतलब होता है कोई अनियंत्रित है, उसको भी रैम्पेंट कहते हैं। अनब्रिडल्ड है, बेलगाम है, अनकंट्रोल है। देखो टू बी टर्न आउट, ये भी हमारी एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, टू बी टर्न आउट, जिसका मतलब होता है कोई चीज प्रकट हो गई, या इमर्ज होना, या एपियर होना, EMERGE, इमर्ज या एपियर, APPEAR, एपियर। देखो अपरेंट, अपरेंट हर वो चीज अपरेंट होती है जो क्लियर, साफ साफ दिखाई देती है, स्पष्ट, एविडेंट, उसको क्या कहते हैं हम, अपरेंट। अपरेंट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। जो चीज क्लियर है, साफ साफ दिखाई दे रही है, क्लियर, CLEAR, क्लियर है। या फिर वो बिल्कुल एविडेंट है, स्पष्ट है, EVIDENT, एविडेंट,
अपरेंट या नोटिसेबल है, NOTICEABLE, नोटिसेबल है। देखो एग्जाइल, एग्जाइल उस पर्सन को कहते हैं जो अपने खुद के किसी एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए अपने खुद के घर से या देश से बाहर रहता है, उसको कहते हैं एक तरह से वनवास में रहने वाले को, व्यक्ति को क्या कहते हैं, एग्जाइल होता है। वो क्या है, हमारा नाउन है एग्जाइल, यानी लिविंग, रहना कहाँ पर, लिविंग अवे फ्रॉम वंस होम, अवे फ्रॉम वंस होम, कहाँ पर रहना, अपने घर से खुद के दूर रहना, वनवास में रहना, उसको कहते हैं एग्जाइल। एक वर्ड है फ्लैग्रेंट। देखो फ्लैग्रेंट वर्ड का मतलब होता है कोई चीज बड़ी ही साफ साफ दिखाई दे रही है, ब्लेटेंट है, ओबियस है, उसको कहते हैं फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट भी क्या है, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है ओबियस, स्पष्ट है, OBVIOUS, ओबियस है। या क्या है, ब्लेटेंट, BLATENT, ब्लेटेंट है, बड़ी साफ है, दिखाई दे रही है, ये होगी। या नोटिसेबल, इसका भी लग जाएगा नोटिसेबल, फ्लैग्रेंट का ABLE। देखो वॉयलेशन, वॉयलेट मैंने बताया था नाउन वर्ब होती है, वॉयलेशन हमारी ये नाउन फॉर्म है, जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना, वॉयलेशन का। तो यहाँ पर ब्रीच नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह, दोनों तरह से यूज हो जाता है ब्रीच। और आपने ट्रांसग्रेस यहाँ पर क्या करेंगे, नाउन बनाएंगे तो ट्रांसग्रेशन, TRANGRESSION। और हमारा क्या होता है, इनफ्रिंजमेंट, INFRIENGEMENT। इनफ्रिंजमेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का उल्लंघन करना, उल्लंघन होता है, उसको कहते हैं इनफ्रिंजमेंट। डिजास्ट्रस, बहुत ज्यादा तबाही भरी कोई चीज होती है, उसको कहते हैं डिजास्टर है, बड़ी तबाही है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज कैसी है, बड़ी डिवास्टेटिंग है, बर्बाद कर देने वाली है, तबाही भरी है, DEVASTATING, डिवास्टेटिंग। और कैटाक्लिज्म बोलते हैं, एक इसका सिनोनियम होता है CLYSMIC, कैटाक्लिज्मिक, बड़ा ही डिजास्टरस है, कोई बड़ा ही डिवास्टेटिंग है, बर्बाद कर देने वाली है। प्रोवोकेटिव, देखो प्रोवोकेटिव, हर वो चीज प्रोवोकेटिव है जो किसी काम को करने के लिए क्या करती है, उकसाती है, उत्तेजित करती है, उसको कहते हैं प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये एडजेक्टिव है, उत्तेजित करने वाली, इंसाइट करने वाली, भड़काने वाली, INCITING, इंसाइटिंग या एजिटेटिंग, एजिटेट होता है, AGITATING, एजिटेटिंग, इंसाइटिंग या इनस्टिगेट होता है उकसाना, एडजेक्टिव है ये, STIGATING। इनस्टिगेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, उसको कहते हैं इनस्टिगेटिंग। अगला वर्ड है हमारा ब्रेस फॉर। देखो ब्रेस माने पकड़ रखा किसी चीज के लिए, ब्रेस फॉर कर रहा है किसी चीज को, क्या है, आपको गेट रेडी फॉर, किसी चीज के लिए तैयार होना। ये भी क्या है, हमारी एक फ्रेज वर्ब फ्रेज होती है, जिसका मतलब होता है गेट रेडी फॉर, किसी चीज के लिए तैयार रहना। मिनिमल का मतलब आप जानते हो, मिनिमम, लीस्ट, उसको क्या कहते हैं, कोई चीज बहुत ज्यादा कम है, उसको हम क्या कह देते हैं, मिनिमल है, कोई चीज मिनिमम है। तो ये क्या है, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वैसे एडजेक्टिव है, बड़ी नेग्लिजिबल है, और लीस्ट है, LEAST, बहुत कम, NEGLIGIBLE,
जी, NEGLIG, NEGLIGIVLE, नेग्लिजिबल, बड़ी ही नगण्य, बड़ी कम है, उसको कहते हैं मिनिमल। और एक वर्ड है हमारा ऑन द एज ऑफ। देखो, एज एज होता है किनारा, तो कोई चीज़ बिल्कुल कहाँ पर है, किसी की कगार पर हो ना, किसी की कगार पर लेकर आना, ठीक है। ऑन द एज ऑफ, ये भी हमारी एक फ्रेज होती है, जिसका मतलब होता है, देखो इसके कई सारे मतलब होते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ, BRINK, ऑन द ब्रिंक ऑफ, या फिर ऑन द बर्ज ऑफ, BERGE, बर्ज ऑफ, या फिर ऑन द कस्प ऑफ, CUSP, कस्प ऑफ। इन सब का मतलब होता है किसी चीज को कगार पर, किसी चीज के कगार पर पहुंचना, उसको कहते हैं ऑन द एज ऑफ, ऑन द बर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ। कभी कभार आप इनके सामने ऑन की जगह पर क्या देख लेते हो, टू द एज ऑफ भी देख लेते हो। तो टू जब आता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को उसकी कगार पर पहुंचाना या कगार पर लेकर आना, यानी उसकी चरम सीमा पर, थ्रेश होल्ड पर पहुंचाना। तो आज के आर्टिकल में हमारा टू द ईज ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। वैसे ये फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, किसी चीज को किसी कगार पर लेकर आना। जैसे कोई चीज किनारे पर आ गई तो उसको कहेंगे ऑन द ब्रिंक ऑफ या ऑन द ईज ऑफ। तो आज मैंने ये बहुत सारे यहाँ पर वर्ड बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे, और आप अपने आप से एक बार इनको खुद से लिख के या फिर इनको याद करने की, रिमाइंड करने की कोशिश किया करो। अब देखो आगे चलते हैं, अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या है, इसका टाइटल है ऑन द एज। देखो, एज होता है, आपको पता है एज का मतलब होता है किनारा। अब कोई चीज कहाँ पर है, बिल्कुल किनारे पर आ गई है। अब क्या है, उसको अगर आपने नहीं संभाला तो क्या हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है या फिर खराब हो सकता है काम, उसको कहते हैं ऑन द एज ऑफ। जैसे सीधा सा आप ऐसा मानो कोई फाड़ी है और आप उसकी चोटी पर चढ़ के चले गए बिल्कुल किनारे तक, अगर आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, आप मारे जाओगे। तो ऐसे ही ऑन द एज ऑफ है, बिल्कुल किनारे पर है। और क्या चीज़ है किनारे पर, ऑन द वेस्ट एशिया एंड द डेंजर ऑफ द बाइडर वॉर। जो वेस्ट एशिया का और जो खतरा है किसका, एक बाइडर वॉर। बाइडर वॉर होती है जो बड़ी व्यापक, बहुत ज़्यादा फैली हुई जो वॉर है, उसका जो खतरा है। अब ये क्यों कह रहा है, क्योंकि अब क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदतर हो गई हैं। तो कहीं ईरान इजराइल के ऊपर कुछ ऐसा वॉर या फिर ऐसा कोई वो नहीं फैल जाए वहाँ पर, जो चीज़ें बड़ी मिसहैपनिंग या बड़ी घटित होने वाली निकले। तो इस वजह से ऑन द एज ऑफ कह रहा है। अब देखो यहाँ से इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं और ज़्यादा पता चलेगा। वाइल प्रोटेक्टिंग इजराइल, द वेस्ट एशिया मस्ट ऑल्सो रेन इन नेतन्याहू। नेतन्याहू कौन है, जो है प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, इजराइल के। वाइल प्रोटेक्टिंग करते हुए यानी महफूज करते हुए किसको, इजराइल को। जो वेस्ट है, वेस्ट है यानी वेस्ट यानी पश्चिमी के जो सारे देश हैं उसको कहते हैं वेस्ट। द वेस्ट का मतलब सारे पश्चिमी देश। तो उनको मस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रेन इनका मतलब मैंने क्या बताया था, कर्व, कंट्रोल। तो उनको लगाम लगानी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, किनके ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, नेतन्याहू, उनके ऊपर। तो आप इजराइल को महफूज कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है, कि आपको जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके ऊपर भी क्या करना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। तो ये इसका क्या है, टाइटल है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को आइडेंटिफाई करना आपसे, जब भी रीड करो आप उस सेंटेंस का अगर आप सार समझना चाहते हो, उसकी आत्मा समझना चाहते हो, तो सबसे पहले उसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद में देखो उसकी वर्ब क्या है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा इसमें काम क्या हो रहा है, वो करने वाला कौन है, तो आपको सेंटेंस की 70-80% अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो जैसे ही मुझे पता चला इसमें वेस्ट है, क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जो बात कर रहा है किसकी, सारी वेस्टर्न कंट्रीज की। और मस्ट रेन इन, ये क्या है, हमारी वर्ब थी, क्या थी ये, वर्ब।
तो इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो अब अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। कैसे इजराइल और ईरान के बीच में वॉर छिड़ी हुई है, क्या इसके कारण है। और ये आर्टिकल जो आज का हमारा बड़ा ही कंसर्न टोन में लिखा हुआ है, चिंता जता रहा है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। द किलिंग्स ऑफ फाउद सकर, एक सीनियर हेजबुल्ला कमांडर इन बेरूत, एंड इस्माइल हानिये, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास in Tehran within hours on July 30 have taken West Asia to the brink of a wider war। यहाँ से देखो किलिंग्स यानी जो हत्या है किसकी, जो है फुआद सोकर। जो फुआद सोकर कौन है, फुआद सोकर एक सीनियर कमांडर थे हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक कम्युनिटी है, बड़ी एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी है, उसके एक सीनियर लीडर थे फुआद सोकर, जो थे कमांडर थे या सीनियर लीडर थे हिजबुल्ला नाम की एक कम्युनिटी के, बड़ी एक्सट्रीमिस्ट जो कम्युनिटी थी। तो उनकी जो हत्या है कहाँ पर, बेरूत में। बेरूत में जो उनकी हत्या है, जो ईरान की कैपिटल है। एंड और इस्माइल हानिये, इस्माइल हानिये ये कौन थे, हमास के एक पॉलिटिकल चीफ थे, राजनीतिक नेता थे, पॉलिटिकल चीफ थे हमास के इस्माइल। और ये फुआद सोकर एक हिजबुल्ला कम्युनिटी के कमांडर थे। इनकी दोनों की जो हत्या हुई थी कहाँ पर, तेहरान में। इनकी बेरूत में हुई थी फुआद सोकर की, और इस्माइल की हुई थी तेहरान में। और कब हुई थी, विदिन हावर्स, यानी विदिन यानी घंटों के अंतर्गत ही, यानी कुछ घंटों के अंतर्गत। यानी पहले ऐसे मानो कि 1-2 घंटे पहले मार दिया किसको, फुआद सुकर को, फिर बाद में 1-2 घंटे बाद या 5 घंटे बाद किसको मार दिया, इस्माइल हानिये को। तो इन दोनों की हत्या हुई थी, कब हुई थी, घंटों के अंदर, और वो भी 30 जुलाई को। 30 जुलाई को एक ही दिन दोनों की हत्या हो गई थी। इस चीज़ ने, जो किलिंग्स जो हत्या थी, इसने हैव टेकन, ये क्या कर चुकी थी, ये लेकर आ चुकी थी, इसने ले लिया था क्या, वेस्ट एशिया को, कहाँ पर, टू द ब्रिंक ऑफ वाइडर वॉर, यानी वाइडर वॉर की तरफ कगार पर पहुंचा दिया था। तो देखो अभी मैंने बताया था ऑन द ब्रिंक ऑफ, टू द ब्रिंक ऑफ है यहाँ पर, क्यों है, क्योंकि ये किसी चीज़ को कहीं पर लेकर आना, कहीं पर पहुंचाना, वहाँ पर क्या होता है, किसी की कगार पर। तो ये कह रहा है कि जो वाइडर वॉर की कगार पर पहुंचा दिया था वेस्ट एशिया को, किसने, किलिंग्स हैव टेकन वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ वाइडर। इस वाली इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से छोड़ दो, ये मान लो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ से सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, जो हत्या है, ये हैव टेकन, ये घटित हो चुकी थी या प्लेस हो चुकी थी, ये ले जा कहाँ पर पहुँचा दिया था इसने, पूरे वेस्ट एशिया को एक बहुत ज़्यादा वाइडर व्यापक वॉर, युद्ध की तरफ, युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया था। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट किलिंग्स थी, हैव टेकन, या हमारा यहाँ पर क्या था, वर्ब है। ये क्या है हमारी, हैव टेकन वर्ब है। और ये इसका बताइए ब्रिंग ऑफ अ वाइडर वॉर, किसी एक बहुत ज़्यादा व्यापक युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया था, वहाँ पर लाके उसको खड़ा कर दिया था इन दोनों लोगों की हत्या होने के बाद में। अब आगे देखो, Israel has claimed the strike on Beirut that killed Soccer, but has neither confirmed nor denied its role in the assassination of Haniyeh, a standard approach about its operational inside Iran। अब देखो यहाँ से जो इजराइल है उसने क्लेम किया है, वो दावा किया था, क्या दावा कर चुकी है, उसने दावा कर चुकी है, मान लिया है क्या, कि जो स्ट्राइक के इजराइल ने ऐसा मान लिया कि हमने स्ट्राइक किया। इस चीज़ के लिए उन्होंने दावा किया था, कहाँ पर, बेरूत में स्ट्राइक किया, इस चीज़ का उन्होंने दावा किया था इजराइल ने। और उसमें जो किल्ड हुआ था, जो मारा गया था, कौन, जो है एक हिजबुल्ला कम्युनिटी का सीरियल लीडर सुकर नाम का ये व्यक्ति, जिसको मारा गया था। और इन्होंने हमला किया था बेरूत के ऊपर। इस चीज़ को इजराइल ने क्या कर लिया है, क्लेम कर लिया है, इस चीज़ का ये दावा कर चुकी है या मान चुकी है। लेकिन
इजराइल हैज नाइदर कन्फर्म, इजराइल ने ना तो कन्फर्म किया है और ना ही इजराइल ने मना किया है किसके लिए, अपनी जो भूमिका थी इन द असैसिनेशन ऑफ एनियान। तो एनियान जो थे हमारे हमास के चीफ पॉलिटिकल लीडर, तो उनकी जो हत्या की जो ऐसा है, इसने ये तो मान लिया कि हमने सुकर नाम के इस व्यक्ति को मारा है इजराइल ने और हमने बैरूत पे हमला किया था, लेकिन इसने इस बात को कंफर्म नहीं किया था और ना ही इसके लिए मना किया था जो हैनियान की जो हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था हैनियान का, उस व्यक्ति के बारे में इन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, ना तो कंफर्म किया ना ही मना किया। और ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है किसके बारे में, जो इसका ऑपरेशन होता है इनसाइड ईरान। तो ईरान के अंदर इसका जो ऑपरेशन होता है उसकी एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, ये न्यूट्रल बना रहता है। इजराइल अंदर घुस के जाके क्या करके आता है, मार के आता है, या फिर वहाँ पर जाके क्या करता है, चीज़ों को तहस नहस करता है। फिर भी ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होती है कि ये उस पर चुप्पी साधा रहता है, कुछ भी बोलता नहीं है, ना तो कंफर्म करता है, ना हाँ या ना करता है, उसको ही कहते हैं स्टैंडर्ड अप्रोच। और किसके अंतर्गत, ईरान के अंदर जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर। अब सबसे पहले यहाँ पर जो इजराइल है उसकी पहली वर्ब है हैज क्लेम्ड, फिर ईरान की दूसरी वर्ब है हैज कंफर्म्ड, और पहली वर्ब और दूसरी वर्ब है हैज कंफर्म, तीसरी वर्ब है डिनाई। तो देखो इजराइल एक सब्जेक्ट है, इसके लिए 3 वर्ब आई हैं और तीनों कंजंक्शन से, यहाँ पर बट नाम की कंजंक्शन है, यहाँ पर नॉर नाम की कंजंक्शन है, तो तीनों अलग अलग कंजंक्शन से क्या है, जुड़ी हुई है। अब देखो आगे, Israel's northern border with Lebanon has remained tense ever since the Gaza war broke out last year, with Hezbollah and the Israeli Defense Forces exchanging fire। जो इजराइल का जो नॉर्थन बॉर्डर है किसके साथ, जो लेबनान के साथ है, वो कैसा बना हुआ है, बड़ा ही तनावग्रस्त बना हुआ है, बड़े ही टेंशन में रिमेंड है, टेंशन यानी तनाव में। और कब से, एवर सिंस, जब से ही गाजा पर वॉर का शुरू हुआ है, ब्रोक आउट हुई है, यानी फ्लेयर अप कर दिया है, गाजा की वॉर ने फ्लेयर अप कर दिया था, इरप्ट कर दिया था पिछले साल जब गाजा की वॉर शुरू हुई थी। किसके साथ में शुरू हुई थी, ये हिजबुल्लाह के साथ में, जो कम्युनिटी है, और इजराइल के डिफेंसेस फोर्स, एक हिजबुल्लाह कम्युनिटी और इजराइल के जो डिफेंस यानी इजराइल की जो सेना थी उसके साथ में। और कैसे हुई थी, एक्सचेंजिंग फायर, यानी इधर से आप गोली दो और उधर से वो गोलीबारी कर रहे हैं। एक्सचेंजिंग फायर का मतलब दोनों आमने सामने से गोलीबारी करते हुए। तो यही कह रहे हैं कि जब से तनावग्रस्त बनी हुई है जो इजराइल की जो नॉर्थन बॉर्डर है, जब से गाजा पर वॉर शुरू हुई थी, ब्रोक आउट हुआ था पिछले साल, और किन के बीच में, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस और हिजबुल्लाह कम्युनिटी के साथ में एक्सचेंजिंग करते हुए, गोलीबारी करते हुए, बमबारी करते हुए। अब यहाँ से देखो यहाँ पर सबसे पहले इजराइल से नॉर्थन बॉर्डर, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैज रिमेन्ड। ठीक, अगला हमारा है आगे कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर सॉकर वॉज किल्ड, हेजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह सेड इजराइल हैड ब्रीच्ड अ रेड लाइन। अभी क्या कह रहा है, आफ्टर के बाद में, किसके बाद में, जो कांकार जो चीफ है हिजबुल्लाह कम्युनिटी का, जो चीफ लीडर था या सीनियर कमांडर था, उसको वॉज किल्ड कर दिया गया था, मार दिया गया था। उसके बाद में जो हिजबुल्लाह का जो लीडर है, कौन है, हसन नसरुल्लाह, उसने कहा था, क्या कहा था कि इजराइल हैड ब्रीच, इजराइल ने क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है या ब्रीच कर चुकी है एक रेड लाइन या एक सीमा या लक्ष्मण रेखा। रेड लाइन का मतलब है ये अपनी सीमा को लांघ चुकी है या फिर एक लक्ष्मण रेखा को लांघ चुकी है, उसका उल्लंघन कर चुकी है इजराइल। इसने क्या कर दिया था, रेड लाइन का उल्लंघन कर दिया था। ब्रीच का मतलब होता है वॉयलेट करना, उल्लंघन करना। एंड द ग्रुप हैज लॉन्च्ड डजन्स ऑफ रॉकेट्स ओवर द फर्स्ट वीक। तो फिर इन्होंने क्या किया था, एक जो समूह था इसने शुरू कर दिया था सैकड़ों दर्जनों का
सॉरी रॉकेट्स का दागा जाना। तो जैसे ही इजराइल ने अपनी सीमा को लांघ दिया था, तो इस ग्रुप ने क्या कर दिया, रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। रॉकेट उन्होंने छोड़ी, और कहाँ पर, पिछले 5 वीक यानी पिछले सप्ते में। और जिससे क्या हो गया, हाइटनिंग द टेंशंस, यानी तनाव और ज़्यादा बढ़ गए, हाई हो गए, और ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी को क्या हो दिया, बढ़ा दिया था। किसने, जब उन्होंने दर्जनों क्या कर दी, रॉकेट्स को मारना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद में देखो, ग्रुप है जिसकी बर्ब है हमारी हैज लॉन्च, ठीक है। यहाँ पर अ बिगर रिस्क इज द एक्सपेक्टेड ईरानियन रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल। ये कह रहा है एक जो सबसे बड़ा जो खतरा है, रिस्क है, वो उसकी जिसकी उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेड है, क्या है कि जो ईरानियन जो लोग हैं उनका जो बदला है, रिटेलिएशन है, किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। तो यही कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है, जिसकी उम्मीद है कि कहीं ईरान जो है, ईरानियन जो लोग हैं, बदले में इजराइल के ऊपर क्या नहीं करते हैं, वॉर नहीं शुरू हो जाए, तो इसका ये बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। व्हेन इजराइल बॉम्ब्ड ईरान्स एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन डैमकस ऑन अप्रैल 1, ईरान लॉन्च्ड hundreds of drones and cruise and ballistic missiles towards Israel। यहाँ तक ही देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि जब इजराइल ने बॉम्बबारी शुरू कर दी, यानी बॉम्ब का मतलब बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया था इजराइल ने, कहाँ पर, ईरान की एम्बेसी पर। ईरान की जो एम्बेसी थी, ईरान एम्बेसी कॉम्प्लेक्स, ईरान के एम्बेसी कॉम्प्लेक्स में, कहाँ पर, डैमकस में। और कब, 1 अप्रैल को। तब ईरान ने शुरू कर दिया था, लॉन्च कर दिया था, क्या करना, hundreds ऑफ ड्रोन्स, यानी सैकड़ों ड्रोन्स और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को, कहाँ पर, इजराइल की तरफ। तो जब इजराइल ने उनकी एम्बेसी कॉम्प्लेक्स में क्या कर दिया था, ईरान की में बमबारी की थी, जो डैमकस में थी, 1 अप्रैल को, तब से ही फिर ईरान ने क्या कर दिया था, वहाँ से इजराइल की तरफ सैकड़ों ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ दिया था। फिर इसके बाद में ये कह रहा है मोस्ट ऑफ विच वर शूट डाउन बाई अ यूएस लीड कोalition। तो उनमें से जो ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ विच, उनमें से ज़्यादातर जो वर शूट डाउन कर दिया गया था, मार गिरा दिया गया उनको। शूट डाउन करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, किसके द्वारा, एक जो यूएस के द्वारा जो लीड कोalition है, यानी गठबंधन है, उसके द्वारा। तो देखो, यूएस लीड कोalition क्या होता है कि जिसको एक गठबंधन, जहाँ पे यूएस के साथ ओमान है, यूके है, बहुत सारी कंट्री हैं, उनका जो गठबंधन है जिसको ये लीड करती है। तो उनके जो सहयोगी देशों ने उनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स को, बैलिस्टिक मिसाइलों को क्या कर दिया था, मार गिरा दिया था, नीचे गिरा दिया था। इफ़ ईरान carried out such an attack in response to an Israeli strike on its embassy in a third country। तो देखो ये क्या कह रहा है, यदि ईरान कैरिड आउट करती है, अंजाम देती है, सच एन अटैक, ऐसे हमलों को, तो ईरान ऐसे अटैक्स यानी ऐसे हमलों को जब अंजाम देती है, पूरा करती है, इनमें रेस्पॉन्स में, एक जवाब में, किसके जवाब में, जो है एक इजरायली स्ट्राइक, जो इजराइल का जो हमला हुआ था, कहाँ पर, इसकी एम्बेसी में। तो उसके जवाब में ये क्या करती है, ऐसे अटैक्स को अंजाम देती है ईरान। तो क्या होता है, इसकी इन थर्ड कंट्री, यानी एक तीसरे कंट्री में। तो इट इज़ अनलाइकली है, बिल्कुल ही अनलाइकली है, बिल्कुल ही उल्टा है, क्या है कि जिसको इग्नोर किया जाना, एक डायरेक्ट इजरायली अटैक ऑन इट्स कैपिटल, यानी इग्नोर किया जाना एक जो डायरेक्ट इजराइल का जो अटैक है, हमला है इसकी कैपिटल पर, जहाँ पर दैट किल्ड, जो क्या करता है, जिसने किल्ड कर दिया था, मार दिया था, एक अलाई, एक उसके मित्र को, किसके, जो हु हैज़ इन तेहरान टू अटेंड द प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन। तो उसकी कैपिटल में, ईरान की कैपिटल में, उनके एक मित्र जो लोग आए थे, किसमें, ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, उसमें एक मित्र आए थे, जिन्होंने एक प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन, यानी होता है शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी प्रेसिडेंशियल कोई इनॉग्रेशन या कमेंसमेंट या कोई किसी की ओपनिंग थी, किसी की सेरेमनी में, जो उनका एक मित्र आया हुआ था, उसको क्या कर दिया था, उसको मार दिया गया था। दैट किल्ड, जिसको मार दिया था,
जो एक मित्र था, और जो कहाँ पर आया था, एक प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में। तो यहाँ पर देखो यही कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखो ईरान सब्जेक्ट है, कैरिड आउट हमारी यहाँ पर क्या है, वर्ब है। कैरिड आउट क्या है हमारा, वर्ब है। तो ईरान क्या करती है, अंजाम देती है ऐसे हमलों को, और जवाब में किसके, इजराइल की स्ट्राइक में, जब इजराइल ने इसकी एम्बेसी पे क्या किया था, हमला किया था, जो है एक थर्ड कंट्री में। फिर देखो यहाँ पर इट इज हमारी इट सब्जेक्ट है, और एज हमारी ये दूसरी वर्ब है। तो ये बिल्कुल अनलाइकली होता है, इस चीज़ को इग्नोर करना है, जो डायरेक्ट अटैक होता है इसकी कैपिटल पे, जिसमें उसका एक मित्र मारा गया था। ईरान की जो कैपिटल में एक इनॉग्रेशन था, एक सेरेमनी थी उसमें। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, टू बी श्योर बाई किलिंग हैनिया इन तेहरान। इसको कहते हैं हानिये। हानिये है, Israel has demonstrated its capabilities to pull off sophisticated operations even in hostile territories and exposed Iran's security and intelligence vulnerabilities। अब यहाँ पर कह रहा है टू बी श्योर होना, यानी सुनिश्चित करना, क्या, बाई कर के द्वारा, यानी किलिंग यानी हत्या करते हुए, या हत्या करने के द्वारा, किसकी हत्या के किए जाने के बाद में हत्या करते हुए, हानि ये की हत्या जो हुई थी तेहरान में। इस चीज ने क्या, इस चीज से सुनिश्चित होता है कि इजराइल ने डिमोन्स्ट्रेट कर दिया है, इजराइल ने दिखा दिया है, इजराइल प्रदर्शित कर चुकी है अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताएं, और किसके सामने, टू पुल ऑफ। देखो पुल ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी चीज को आप क्या करते हो, पुल ऑफ करते हो, किसी के सामने खींच के लेके आते हो, अच्छे से उसको अंजाम देते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो ये कह रहा है इसने पुल ऑफ किया था, एग्जीक्यूट किया था, अचीव किया था बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड, एक रिफाइंड ऑपरेशन में। इवन यहाँ तक के इनमें एक हॉस्टाइल, जो बड़ी ही इसकी दुश्मनी, हॉस्टाइल होती है एक आक्रामक क्षेत्र में, हॉस्टाइल टेरिटरीज में, और वहां पर इसने क्या खुलासा कर दिया था, एक्सपोज कर दिया था कि जो ईरान की जो सुरक्षा है और इसकी जो इंटेलिजेंस, जो खुफिया जो विभाग है, उनकी वनरेबिलिटीज, उनकी कमजोरियों को। तो देखो इसका इतना सा मतलब है कि जैसे ही इसने हानिये नाम के इस व्यक्ति को मारा था, कहाँ पर, तेहरान में। तो इस चीज से ये टू बी श्योर, यानी क्या श्योर होता है कि इजराइल दिखाना चाहता है अपनी क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज को, कि हम कितने अच्छे से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं बड़े ही एडवांस तरीके से, अपने दुश्मनी वाले क्षेत्र में, अपने जो बेलिजरेंट यानी टेरिटरीज में, तो अपने दुश्मन के एरिया में भी हम कितने अच्छे से अंजाम देते हैं। तो इस कैपेबिलिटी को क्या कर रहा है, इजराइल दिखा रहा था। और यहाँ पर इसने और दूसरा काम क्या कर दिया था, ईरान की जो सुरक्षा थी उसको, और उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी निगरानी की जो कमजोरियों का क्या कर दिया, वनरेबिलिटीज यानी असुरक्षितताओं का क्या कर दिया, खुलासा कर दिया। वनरेबिलिटीज होती है किसी के डेबिलिटेट यानी कमजोर होना। तो यही कह रहा है कि पहली बात तो उसने अपने आप को ये दिखा दिया कि हम हॉस्टाइल टेरिटरीज में भी जाके बड़े अच्छे से अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। दूसरा, ईरान की जो सुरक्षा पर क्या कर दिया, सवाल खड़ा कर दिया कि कितनी अच्छी आपकी सुरक्षा है, इंटेलिजेंस है। इजराइल है जिसकी वर्ब है हैज डिमोन्स्ट्रेट, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट बना हुआ है। और देखो दूसरी इसकी वर्ब है, इजराइल ने एक्सपोज कर दिया था ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की वनरेबिलिटीज को। अब यहाँ से देखो, इजराइल हैज ऑल्सो सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू हमास। तो इजराइल ने क्या कर किया है, एक बहुत ही कड़ा संदेश भी भेज चुकी है, किसको भेज चुकी है, हमास को, जिसमें क्या है कि विच कैरिड आउट द अक्टूबर 7 2023 अटैक, जिसने कैरिड आउट किया था, अंजाम दिया था 7 अक्टूबर 2023 के हमले को, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हमले को क्या किया गया था, अंजाम दिया गया था। तो इजराइल ने एक कड़ा संदेश हमास को भी भेज दिया है
कि दैट नन ऑफ इट्स लीडर इज सेफ, कि आपका कोई भी लीडर क्या है, सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा ही कड़ा संदेश भेजा है किसको, हमास को, इजराइल ने। यट दिस अनचेक्ड मिलिट्रिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू could turn to be counterproductive for Israel in the long run। अब ये कह रहा है लेकिन यट फिर भी यह बड़ी, ये दिस अनचेक्ड, ये बेलगाम है, अनचेक्ड है, इसको बेलगाम कर दिया गया है, बेलगाम है। कहाँ कौन है बेलगाम, जो है मिलिट्रिज्म ऑफ की, जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मिलिट्रिज्म, उनका जो सैन्य फोर्सेस या सैन्यवाद, उनकी मिलिट्री या उनकी फोर्सेस क्या है, बेलगाम है यह, बट दिस अनचेक्ड है, अनकंट्रोलेबल है, अनब्रेडल्ड है। अब बेंजामिन नेतन्याहू की जो मिलिट्रिज्म है ये कोड टर्न टू बी या इमर्ज होगी, एपियर होगी, दिखाई पड़ेगी कैसे, एक काउंटर प्रोडक्टिव के तौर पर, कहां पर, इजराइल के लिए एक लॉन्ग रन में। अभी इसका मतलब इतना सा है कि आप, अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ लंबे वक्त में, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद आपके लिए बड़ी कैसी होगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी, बड़ी घातक होगी इस चीज़ को, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है फिर भी यह अनचेक्ड जो बेलगाम जो मिलिट्रिज्म है, किनका है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का, ये टर्न होगा, दिखाई देगा काउंटर प्रोडक्टिव एक लंबे वक्त में, एक लॉन्ग रन में। अभी बेशक आपको अच्छी लग रही हो ये चीज़ें, लेकिन एक समय के बाद, 100 साल बाद या 50 साल बाद आपके लिए ये चीज़ें घातक बन जाएंगी, ये कह रहा है यहाँ पर। इट इज नाउ apparent दैट मिस्टर नेतन्याहू इज नॉट सीरियस अबाउट पीस। अब यहाँ कह रहा है इट इज नाउ अपरेंट, ये चीज स्पष्ट होती है, अपरेंट होती है, क्या अपरेंट होती है, कि जो मिस्टर नेतन्याहू हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, इजराइल के, वो नहीं है सीरियस किसके बारे में, पीस के बारे में, शांति के बारे में। तो इस चीज ने क्या कर दिया कि शांति के बारे में, जैसे अब ये हमास को उन्होंने कड़ा संदेश दिया है, और हानि ये नाम के इस पर्सन को मरवा दिया था तेहरान में, तो इन चीजों ने क्या दिखाया कि इजराइल सीरियस नहीं है शांति के लिए, इजराइल नहीं चाहता है शांति होनी चाहिए। अपरेंट होता है क्लियर यानी स्पष्ट। अब देखो, द किलिंग ऑफ हानिये हैज कम एट अ टाइम व्हेन बोथ इजराइल एंड हमास वर मेकिंग प्रोग्रेस इन टॉक्स फॉर अ हॉस्टेज सीज फायर डील। अब ये कह रहा है जो किलिंग थी, हत्या थी हानिये नाम के इस पर्सन की, ये हैज कम एट अ टाइम, उस समय, उस वक्त आई थी जब दोनों इजराइल और हमास बर मेकिंग कर रहे थे, बढ़ रहे थे, प्रगति कर रहे थे, कहाँ पर, बातचीत की तरफ बढ़ रहे थे। और किसके लिए बातचीत कर रहे थे, फॉर के लिए, एक हॉस्टेज सीज फायर डील के लिए, यानी जब हॉस्टेज का मतलब जो बंधक लोग थे उनकी सीज फायर यानी युद्ध विराम रोक है, उस पर बात कर रहे थे, आपके जो लोग हैं हमारे यहाँ पर, हम उनको छोड़ दें, आप हमारे यहाँ पर छोड़ दो। तो उस चीज की तरफ ये बातचीत कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तभी ये चीज निकल के आई थी, हेनियान नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी उसी समय इजराइल की तरफ से। तो इस चीज ने क्या दिखाया कि इजराइल चाहता नहीं है कि शांति होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से, Haniyeh, who was living in exile in Doha, was a relatively moderate voice within Hamas who pushed for a ceasefire। अब देखो हैनियान उनके बारे में बता रहा है, जो लिविंग कर रहे थे, जो रह रहे थे कहाँ पर, अपने खुद के घर से, यानी अपने देश से दूर, कहाँ पर, दोहा में। तो कुछ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से वो कहाँ रह रहे थे, बाहर रह रहे थे। तो हेनियान बोजा एक रिलेटिवली मॉडरेट वॉइस थी, एक जो कैसे थे, एक बड़े ही तुलनात्मक रूप से एक मॉडरेट, एक सामान्य, एक स्वीट वॉइस यानी आवाज थी, जो किसके अंतर्गत थी, जो थी बेदन के अंतर्गत, हमास, हमास के अंदर, जो पुश फॉर करते थे सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए। वो क्या करते थे, हैनिया सॉरी, जो हैनी नाम का जो पर्सन था, इसकी जो वॉइस थी बड़ी मॉडरेट थी, और यही एक बातचीत के लिए बात करता था। कभी भी इनकी वॉइस जो आवाज उठती थी वो युद्ध के लिए नहीं उठती थी, वॉर के लिए नहीं उठती थी, हमेशा किसके लिए, समझौते के लिए या फिर पीस के लिए, शांति के लिए। तो यही एक व्यक्ति थे जो बड़े ही मॉडरेट वॉइस वाले, आवाज वाले थे, जो बात करते थे युद्ध विराम की या फिर शांति की।
तो देखो, सबसे पहले हानि ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है यहाँ पर वॉच। ठीक। दूसरा यहाँ पर हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन इनके लिए, जिसकी सब्जेक्ट है यहाँ पर हु और इसकी वर्ब है वॉच लिविंग इन। फिर उसके बाद में हु है यहाँ पर हमारा दूसरा सब्जेक्ट, जिसका वर्ब है यहाँ पर पुश्ड, पुश फॉर करना यानी किसी की तरफ धकेलना। अब देखो यहाँ से, वाई टेकिंग हिम आउट मिस्टर नेतन्याहू इज टेलिंग द वर्ल्ड वर्ल्ड दैट ही वांट्स द वॉर टू कंटिन्यू। अब ये कह रहा है कि टॉकिंग हिम आउट, देखो टेक हिम आउट का मतलब होता है किसी को अपने साथ, एक तो होता है घुमाने ले जाना, किसी लड़के या लड़की को अपने साथ घुमाने ले जाना, या किसी को, दूसरा इसका मतलब होता है जो यहाँ पर यूज हुआ है किसी को मरवा देना या किसी को। तो यही कह रहा है कि टेकिंग हिम आउट करते हुए यानी उसको मरवा दिए जाने के बाद में किसको, मिस्टर नेतन्याहू ने, नेतन्याहू इज टेलिंग यानी बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दुनिया भर से, पूरे दुनिया को क्या बता रहे हैं कि दैट ही वांट्स, वह चाहते हैं द वॉर यानी युद्ध को कंटिन्यू यानी जारी रखना। तो टेकिंग हिम आउट यानी एनियन नाम के इस व्यक्ति को मरवाए जाने के बाद में मिस्टर नेतन्याहू पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि वॉर जारी रहे, कंटिन्यू रहे, चलती रहे। एंड बाय कैरिंग आउट द अटैक इन तेहरान, और ये कह रहा है कि बाई के द्वारा यानी अंजाम देने के द्वारा, कैरी आउट करने के द्वारा, पूरा करने के द्वारा इस अटैक को तेहरान में। और क्या करते हैं ये, कैरी आउट करते हैं एक अटैक जो है तेहरान में, और उसको अंजाम देते हैं तेहरान में, जो एक अटैक है, हमला है, आक्रमण है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ, अभी हमारा लास्ट पैराग्राफ और बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हानिये नाम का ये पर्सन था, जो एक पॉलिटिकल चीफ लीडर था हमास का, और जो हमास में हमेशा वो शांति के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था या पीस के लिए बात करता था, जो एक हानिये नाम का व्यक्ति था, इसको भी क्या कर दिया था, इजराइल ने मरवा दिया था। तो इस बात से ये संदेश जाता है कि इजराइल कंटिन्यू कर चाहता है कि वॉर चलती रहे, और उसने बड़े अच्छी से क्या कर दिया था, एग्जीक्यूट किया था, अंजाम दिया था। हमारा ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको देखते हैं। देखो, which is a flagrant violation of Iran's sovereignty। ये क्या है, एक बड़ा ही स्पष्ट, फ्लैग्रेंट होता है वॉयलेशन उल्लंघन, फ्लैग्रेंट क्लियर स्पष्ट उल्लंघन है किसका, ईरान की सॉवरेनिटी का, यानी ईरान की जो संप्रभुता का क्या है, एक स्पष्ट उल्लंघन है, वॉयलेशन है। आप किसी की सीमा में, आप उसकी सीमा को लांघ के जा रहे हो तो क्या है, उस बिना उसके परमिशन के उसके सीमा में चले गए तो उसकी सॉवरेनिटी का आपने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। ठीक है। Netanyahu is practically challenging the Islamic Republic to retaliate। जो नेतन्याहू हैं वो व्यवहारिक तौर पर उन्होंने चैलेंज कर दिया है, चुनौती दी है, प्रैक्टिकली चैलेंजिंग कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं एक इस्लामिक रिपब्लिक को, इस्लामिक गणराज्य को, जो है किसके लिए, रिटेलिएट यानी बदले के लिए। तो यही कह रहा है कि आप उनकी संप्रभुता यानी उनके उल्लंघन किया है, और मिस्टर नेतन्याहू चैलेंज कर रहे हैं व्यवहारिक तौर पर इस्लामिक एक रिपब्लिक कंट्री को, बदले के लिए, रिटेलिएट होता है बदला। नेतन्याहू यहाँ पर इसकी वर्ब है इज चैलेंजिंग। अब देखो, इफ अ डायरेक्ट वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, जो एक डायरेक्ट जो वॉर है ये ब्रेकआउट होती है, शुरू होती है किनके बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में अचानक से शुरू हो जाती है। तो फिर ये क्या कहता है, द यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू, तो यूएस को भी इसमें क्या किया जाएगा, घसीटा जा सकता है, ड्रैग इनटू किया जा सकता है, यानी उसको भी लेकर के आया जा सकता है। जब अचानक से ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हो जाएगी तो यूएस को भी क्या किया जाएगा, उसमें घसीटा जा सकता है। और बेच एज वॉट, बेचेज जो है, व्हाट इजराइल वांट्स, वही चीज जो इजराइल चाहता है। इजराइल भी चाहता है कि वॉर शुरू हो जाए और यूएस को यहाँ पर क्या है, बीच में लाके खड़ा कर दिया जाए, घसीटा जाए। द वाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइडेड सच अ डिजास्ट्रस आउटकम इन अप्रैल बाय
रेनिंग इन इजराइल आफ्टर ईरान रिटेलिएशन। ये कह रहा है जो बाइडन का प्रशासन है इसने अवॉइड कर दिया था, क्या कर दिया था, ये टाल दिया था ऐसी एक तबाही डिजास्ट्रस तबाही भरा परिणाम आउटकम जो कहां पर था, अप्रैल में। तो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रैल में एक तबाही भरा इसी तरह का एक जो परिणाम था उसको टाल दिया था। कैसे? बाई के द्वारा बताया रहा है, रेन इन करके कंट्रोल करके इजराइल के ऊपर लगाम लगा के शिकंजा कस के, और किसके बाद में, जो ईरान का रिटेलिएशन के बाद में, ईरान के बदले के बाद में। तो ईरान का जो रिटेलिएशन हुआ था, जो बदला हुआ था, उसके बाद में इजराइल के ऊपर एक लगाम लगा के उसने क्या कर दिया था, ऐसे बड़े ही तबाही भरे आउटकम परिणाम को अप्रैल में टाल दिया गया था यूएस के द्वारा, जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, इसकी वर्ब है अवॉइडेड जो पास्ट इंडेफिनिट है। और देखो यहाँ पर, बट दैट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन दैट डिड नॉट, यह चीज स्टॉप नहीं करी थी है, स्टॉप नहीं किया, इसने नहीं रोका इजराइल को फ्रॉम से शुरू करने से, लॉन्च करने से एक अनदर प्रोवोकेटिव अटैक अगेंस्ट ईरान। तो ये कह रहा है लेकिन इसने स्टॉप नहीं किया था इजराइल को शुरू करने से, लॉन्चिंग यानी शुरू करने से एक दूसरा उकसाने वाला, प्रेरित करने वाला जो अटैक था ईरान के खिलाफ। टेकिंग द रीजन बैक टू द ब्रिंग अगेन, ये चीज क्या करती है, टेक कर देती है बैक, वापस से। टेकिंग द रीजन मतलब फिर से उस रीजन में, उस क्षेत्र में वापस कहां पर लाके, टू द ब्रिंक अगेन यानी उस कगार पर पहुंचा देती है। ये चीज वापस से फिर क्या कर देती है, युद्ध की यानी वॉर की कगार पर, उसी रीजन की कगार पर पहुंचा देती है जहां पर पहले थी, क्योंकि उसने एक और प्रोवोकेटिव अटैक शुरू कर दिया था, एक इंसाइटिंग भड़काने वाला एजिटेटिंग आक्रमण शुरू कर दिया था। अब यहाँ कह रहा है, एज बेस्ट एशिया braces for Iran's retaliation, the US and its allies should work together to make sure that the impact of its response on Israel would be minimal, and then put in place new rules of the game for Israel so that it does not threaten regional security again as इट डेड ऑन अप्रैल 1 और जुलाई 13। अब देखो यहां से यहां तक देखते हैं, एज, क्योंकि बेस्ट एशिया ने, बेस्ट एशिया क्या है, ब्रेस फॉर है, गेट रेडी फॉर यानी तैयार है किसके लिए, ईरान के रिटेलिएशन यानी ईरान के बदले के लिए वेस्ट एशिया क्या है, पूरी तरह से तैयार है। तो यूएस को और उसके जो सहयोगी हैं, अलाइज हैं, उनको करना चाहिए, काम करना चाहिए, कैसे, एक साथ काम करना चाहिए यूएस को और उसके संबंधियों को, कि वे पक्का करें, मेक श्योर करें, किस चीज को पक्का करें, कि जो इम्पैक्ट है इसके रेस्पॉन्स का, इसके जवाब का, ऑन पर इजराइल पर, कि जो इजराइल पर इसकी जो रेस्पॉन्स होगा, जो प्रतिक्रिया होगी, उसका इम्पैक्ट का जो इम्पैक्ट है वो वुड भी होगा, मिनिमल होगा, बड़ा ही नेग्लिजिबल होगा, बड़ा ही लीस्ट यानी बहुत कम होगा। तो ये कह रहा है क्योंकि जो वेस्ट एशिया है वो तो तैयार है ईरान के बदले के लिए, रिटेलिएशन के लिए, लेकिन यहाँ पर यूएस को और उसके सहयोगियों को इस चीज को देखते हुए एक साथ काम करना चाहिए और इजराइल को सुनिश्चित करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके ऊपर जो ईरान का जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा ही बहुत कम होगा या बड़ा ही नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, इस चीज को सुनिश्चित करें। ये कह रहा है इसके लिए काम करना चाहिए यूएस को और उसके सहयोगियों को। एंड देन, तब इनको पुट इन प्लेस करना चाहिए एक नए रूल्स को, और तब उनको क्या करना चाहिए, पुट इन प्लेस यानी एक जगह में, यानी पुट रखना चाहिए जो नए रूल्स है किसके लिए, ऑफ द गेम फॉर इजराइल। तो ये कह रहा है कि ये इजराइल के लिए कुछ नए रूल्स बनाने चाहिए, इनको पुट इन प्लेस करना चाहिए, नए नियम कानून इजराइल के लिए लेके आने चाहिए, ताकि इट डज नॉट थ्रेटन, ये क्या नहीं करते, डज नॉट यानी थ्रेटन नहीं करे एक रीजनल सिक्योरिटी को, यानी जो उनकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको क्या नहीं करे, धमकी नहीं दे या थ्रेटन नहीं करते हैं। ऐसे रूल लेके आए इजराइल को जो उनकी रीजनल सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करते हैं, अगेन यानी फिर से, क्योंकि इट डेड, इसने किया था ऑन अप्रैल 1 और 30 जुलाई को,
क्योंकि इसने अप्रैल 1 और 30 जुलाई को यही किया था। तो यही कह रहा है कि चलो इजराइल को डर है या ईरान कहीं वॉर नहीं कर दे, युद्ध शुरू नहीं हो जाए, तो इस चीज़ को यूएस और उसके जो सहयोगी जो राष्ट्र हैं उनको मिलकर उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ईरान कुछ भी करेगा तो आपका उसके ऊपर जो असर होगा, इम्पैक्ट होगा, वो ना के बराबर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, इजराइल के लिए कुछ नए नियम और कानून लेकर आए, जिससे ऐसा इसने दोबारा किया था जो अप्रैल 1 और 30 जुलाई को इसने किया था। तो इससे क्या हुआ था, ये चीज़ इनके जो थ्रेटन नहीं करती है, उनकी रीजनल सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं कर पाए, इसके लिए धमका नहीं पाए या धमकी नहीं देती है, इस चीज़ के लिए इजराइल के लिए नए रूल बनाए। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में भी आया होगा आज का सेशन। देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।